नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी आवाज की जिनकी कलम में न सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक तरह का विद्रोह भी था। एक ऐसी शख्सियत जिनकी तुलना सीधी 16वीं सदी की एक महान संत से की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा की। पर सवाल तो ये उठता है ना, कि 20वीं सदी की एक कवयित्री को आधुनिक मीरा जैसा इतना बड़ा खिताब क्यों दिया गया? आखिर क्या कनेक्शन था? और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब वही महादेवी वर्मा की पूरी जिंदगी और उनकी लिखाई का निचोड़ है। तो चलिए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इसी पॉइंट पर आते हैं। आधुनिक युग की मीरा ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, समझिए। ये दो अलग अलग जमानों की, दो बहुत ही असाधारण महिलाओं के बीच एक गहरे, एक रूहानी कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ थी मीराबाई, जिनकी भक्ति कृष्ण के लिए थी, एक साकार रूप के लिए, और दूसरी तरफ महादेवी वर्मा, जिनकी आस्था एक निराकार शक्ति में थी, जिसे देखा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल अलग रास्ते, है ना? लेकिन इसके बावजूद दोनों में एक चीज बिल्कुल एक जैसी थी, और वो थी हिम्मत। दोनों ने अपने अपने वक्त के सामाजिक बंधनों को, रूढ़ियों को तोड़ा और अपनी आवाज को बहुत बेबाकी से उठाया। अब उनकी कविताओं को समझने के लिए उनकी जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। और महादेवी जी की जिंदगी वो शुरू से ही किसी कहानी जैसी थी, बहुत असाधारण। उनके जन्म से जो चुनौतियां शुरू हुईं, वो उस जमाने के समाज का एक बहुत ही कड़वा सच दिखाती हैं। जरा सोचिए इस बात को, 200 साल महादेवी वर्मा अपने परिवार में पूरे 200 सालों में पैदा होने वाली पहली बेटी थीं। एक ऐसा परिवार जहां उनसे पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। तो समझ सकते हैं उनका सिर्फ जन्म लेना ही अपने आप में कितनी बड़ी क्रांति थी। और चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। उस दौर की एक और कड़वी सच्चाई, बाल विवाह। साल 1914 और उनकी उम्र महज 9 साल। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी डॉक्टर स्वरूप नरेन वर्मा से कर दी गई। ये वो जमाना था जब इससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन यहीं पर महादेवी वर्मा की असली शख्सियत सामने आती है। उन्होंने इस शादी को अपनी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया। सोचिए, वो अपने माता पिता के साथ ही रहीं, जबकि उनके पति लखनऊ में पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, और जानते हैं क्या? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए तक की पढ़ाई पूरी की। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के आसमान पर एक ऐसे सितारे की तरह चमकी जिसकी रोशनी ही अलग थी। उनकी कविताओं में दर्द मिलेगा, गहरा प्रेम मिलेगा, और एक ऐसे अनजाने, एक रहस्यमयी प्रियतम की खोज मिलेगी जिसका एहसास उनकी हर लाइन में होता है। उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 सबसे बड़े स्तंभों में से एक माना जाता है। वो पंत, प्रसाद और निराला जैसे दिग्गजों के साथ खड़ी थीं। अब ये छायावाद क्या है? इसे हिंदी लिटरेचर का रोमांटिसिज्म कह सकते हैं। ये वो दौर था जब कविता में प्रकृति, अपनी पर्सनल फीलिंग्स और एक अजीब सी गहरी सी वेदना को बहुत अहमियत दी गई। और महादेवी जी की कविताएं, वो तो जैसे इस दौर की आत्मा ही थी। उनकी जो सबसे अहम रचनाएं हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये उनकी काव्य यात्रा के मील के पत्थर हैं। इन कविताओं में जब कोई डूबेगा ना, तो प्रकृति से बातें मिलेंगी, प्रेम की अलग अलग परतें मिलेंगी, और जिंदगी मौत से जुड़े गहरे सवाल मिलेंगे। हर चीज को बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ लिखा गया है। उनकी सिर्फ एक लाइन ही ले लीजिए, मैं नीर भरी दुख की बदली। वाह, ये लाइन उनकी पूरी कविता का, उनकी पूरी शख्सियत का सार है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं दुखी हूं, नहीं, ये उस बादल की बात है जो दुख के पानी से तो भरा है, लेकिन वो बरसता दूसरों के लिए है, दुनिया के लिए है। और यही जो दर्द और करुणा का संगम है ना, यही उन्हें मीरा के इतना करीब ले आता है। लेकिन कहानी सिर्फ कविताओं तक सीमित नहीं है। महादेवी वर्मा सिर्फ एक कवयित्री नहीं थी। अरे, उनकी जिंदगी तो कलम की दुनिया से बहुत बहुत आगे तक फैली हुई थी। वो एक कमाल की टीचर थीं, एक समाज सुधारक थीं, और तो और एक स्वतंत्रता सेनानी भी। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा को दिया। इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की वो पहले प्रिंसिपल बनी और बाद में चांसलर भी। और ये कोई आम कॉलेज नहीं था। उस जमाने में सिर्फ महिलाओं के लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और महादेवी जी ने इस काम के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी।
उनके देश प्रेम का भी एक किस्सा है जो बहुत मशहूर है। हुआ यूं कि एक कविता सम्मेलन में उन्हें इनाम में चांदी का एक सुंदर सा कटोरा मिला। अब इत्तेफाक देखिए, उसी कार्यक्रम में महात्मा गांधी भी आए हुए थे। महादेवी जी ने एक पल भी नहीं सोचा, वो सीधा गांधी जी के पास गईं और वो कीमती कटोरा देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्हें दान कर दिया। बस ऐसे ही। तो जाहिर है, इतने असाधारण जीवन और काम के लिए उन्हें सम्मान भी खूब मिले, और इन सम्मानों ने उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इनमें से एक कृति का जिक्र करना तो बहुत ही जरूरी है, यामा। असल में ये उनकी 4 सबसे जरूरी काव्य संग्रहों यानी निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत को मिलाकर बनी एक किताब है, और यही वो किताब है जिसके लिए उन्हें भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान मिला। उनके योगदान को देश ने हमेशा सराहा। देखिए, 1956 में उन्हें मिला पद्म भूषण, फिर 1982 में, जैसा हमने बात की, यामा के लिए मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, और फिर 1988 में उनके निधन के बाद उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये उनकी महान विरासत का सबूत है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, उन्हें आधुनिक मीरा क्यों कहा गया? अब ये साफ हो जाता है, ये खिताब सिर्फ उनकी कविताओं के दर्द या भक्ति के लिए नहीं था। ये था समाज की पुरानी सोच को तोड़ने के लिए, शिक्षा के हक के लिए लड़ने के लिए, और अपनी शर्तों पर एक आज़ाद जिंदगी जीने के लिए। तो आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो शायद ये सवाल पूछना बनता है कि साहित्य के पन्नों से बाहर महादेवी वर्मा की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, ये हमें क्या सिखाती है।